नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। चलिए सबसे पहले रुक करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर की तरफ। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी एम गोपाल रेड्डी के ओएसडी के आदेश जारी हो गए हैं। अब ये साफ है कि रेड्डी ही मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव होंगे। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी एम गोपाल रेड्डी के सीएस कार्यालय में ओएसडी बनाए जाने के आदेश जारी हो गए हैं। इस बात की संभावना पहले ही जताई जा रही थी कि मौजूदा मुख्य सचिव एसआर मोहंती के बाद एम गोपाल रेड्डी को नया मुख्य सचिव बनाया जाएगा। मुख्य सचिव बनने की प्रक्रिया के तहत पहले ओएसडी बनने के आदेश जारी होते हैं। इसी कड़ी में एम गोपाल रेड्डी के सीएस कार्यालय में ओएसडी के आदेश जारी हुए हैं। ये माना जा रहा है कि 31 मार्च को मौजूदा मुख्य सचिव एसआर मोहंती के कार्यकाल के खत्म होने के बाद एम गोपाल रेड्डी चार्ज संभालेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीपी सिंह के बाद नई सरकार में एसआर मोहंती ने मुख्य सचिव का पद संभाला था। एसआर मोहंती के बाद एम गोपाल रेड्डी आखिरकार मध्य प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी को किस तरह चलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। भाजपा को घेरते घेरते कांग्रेस सरकार खुद अपने ही विधायकों से घिरती हुई नजर आ रही है। खरीद फरोख्त के आरोपों को सपा और बसपा विधायकों ने पूरी तरह से नकार दिया है। वहीं सपा और बसपा विधायकों का कहना है कि किसी भी तरह से खरीदने की कोशिश नहीं की गई है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कांग्रेस नेता खरीद फरोख्त की झूठी अफवाहें क्यों फैला रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के खरीद फरोख्त के भाजपा पर आरोप को सपा और बसपा विधायकों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सपा बसपा विधायकों का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह से बंधक नहीं बनाया गया था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको बंधक बना सके। बसपा विधायक रामबाई, बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा और सपा विधायक राजेश शुक्ला ने कहा है कि कोई उनको बंधक नहीं बना सकता है। और जहां तक जिन नेताओं ने कहा है कि हमको छुड़ाने के लिए दिल्ली गए थे, इतनी हिम्मत हम में है कि हम उन सारे नेताओं को छुड़ाकर वापस ला सकते हैं। इस तरह की बातें जो भी कांग्रेस नेता फैला रहे हैं, उसी की वजह से इस तरह की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। दुख होता है, पीड़ा भी होती है कि बंधक बनाने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जहां तक भाजपा नेताओं के संपर्क में होने की बात है, तो किसी भी भाजपा नेता ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया है, ना ही किसी भी तरह की कोई राशि का ऑफर किया गया है। भाजपा नेताओं से मिलना जुलना होता है, लेकिन इस बार खरीद फरोख्त या किसी भी तरह की किसी राशि का कोई भी ऑफर नहीं किया गया है। जहां तक दिल्ली जाने का सवाल है, तो अपने अपने कामों से विधायक दिल्ली पहुंचे थे। सपा विधायक राजेश शुक्ला का कहना है कि चार्टर्ड प्लेन से जाना बहुत बड़ी भूल हो गई थी। इससे अच्छा बेहतर होता कि ट्रेन से ही सफर कर लिया जाता। वहीं सपा विधायक बसपा विधायकों का कहना है कि कमलनाथ के साथ वो खड़े हुए हैं। मंत्री पद का कोई लालच नहीं है और किसी भी हालत में वो सरकार से बाहर नहीं जाएंगे। कैबिनेट मंत्री लखन सिंह यादव का कहना है कि सीनियर लीडर को मंत्री ना बनाए जाने से उनकी नाराजगी देखने को मिली है। जल्द से जल्द अब मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, जिसमें सीनियर विधायकों को जगह दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सपा बसपा विधायकों के बदले हुए सुर को लेकर कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हो रही है। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस पर सियासत थमी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद फिर से सियासत गर्म हो गई है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह और संजय पाठक को हॉर्स ट्रेडिंग का जिम्मेदार बताया। इस ट्वीट के बाद जो सियासी ड्रामा सामने आया, उसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बंधक बनाए गए विधायकों के घटना में शामिल होने से इनकार करने पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार से प्रदेश की जनता और बीजेपी से माफी मांगना चाहिए। बीडी शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने बीजेपी को बदनाम करने का काम किया है, इसलिए जनता से झूठ बोलने वाले दिग्विजय सिंह को भी माफी मांगना चाहिए। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अब देखना है कि ये सियासत किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है। इंदौर में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट को जिन बसों का उद्घाटन करना था, उनका उद्घाटन उन्होंने अपने बेटे से करवा दिया, जिसके बाद नया बखेड़ा खड़ा हो गया। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट भोपाल में व्यस्त थे, इसलिए उनके बेटे ने ही इन बसों को हरी झंडी दिखा दी। मध्य प्रदेश में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सिटी बस सेवा की शुरुआत करने नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने अपने बेटे से ही बस सेवा की शुरुआत करा दी।
दरअसल मंत्री तुलसी सिलावट अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कई सिटी बसों की सौगात दे चुके हैं। इसी क्रम में ये 2 बसें इंदौर से ब्यास खेड़ी के लिए चलाई जाने वाली थी, जिसकी शुरुआत खुद स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट करने वाले थे। उन्होंने रात में पूरा कार्यक्रम भी जारी किया था, लेकिन सुबह वो भोपाल से नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाने के लिए भेज दिया। उनके बेटे चिंटू सिलावट ने बस का फीता काटा और हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना कर दिया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ खुद भी बस में सफर किया। इसके लिए उन्होंने टिकट भी खरीदे। सिटी बस सेवा के सीईओ और नगर निगम के अपर आयुक्त संदीप सोनी का कहना है कि इंदौर के आसपास के इलाकों को जोड़ने के लिए बसें चलाई जा रही हैं। इसी के तहत इंदौर रेलवे स्टेशन से ब्यास खेड़ी तक 2 बसों की शुरुआत की गई है, जिनका किराया 35 रुपये होगा। लेकिन तुलसी सिलावट के बेटे से इनका उद्घाटन कराने से ये मामला पेचीदा हो गया। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि चिंटू सिलावट ना तो मंत्री के प्रतिनिधि हैं, ना ही चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और ना ही वे कांग्रेस के किसी बड़े ओहदे पर हैं। ऐसे में उनने किस हैसियत से इस बसों का उद्घाटन किया और सरकारी कार्यक्रम में शिरकत की, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इंदौर में पहली बार आयोजित हो रहे आईफा की तैयारियां जहां जोरों पर चल रही है, वहीं प्रचार प्रसार में भी अब तेजी आ गई है। इसी क्रम में आईफा का प्रतीकात्मक वीडियो गुरुवार को जारी किया गया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है, जिसे इंदौर समेत प्रदेश और देश के तमाम लोग खासा पसंद भी कर रहे हैं। दरअसल मार्च माह के अंत में इंदौर के डेली कॉलेज में आईफा का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन सरकार के तमाम महत्वाकांक्षी आयोजनों में से एक है, इसीलिए इसे विशाल, भव्य, शानदार और यादगार बनाने के लिए जोरों शोरों पर काम किया जा रहा है। और आयोजन से पूर्व गुरुवार को इंदौर कमिश्नर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ही एक वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो में मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, प्रकृति और इतिहास का वर्णन किया गया है। यह वीडियो आईफा के आमंत्रण की भूमिका भी निभाएगा। वीडियो जारी होने के एक दिन पूर्व मुख्य सचिव ने बॉम्बे में आईफा के ही संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। मुख्य सचिव SR मोहंती ने ही जानकारी देते हुए बताया कि 21वें आईफा अवार्ड, जिसके लिए 11 कैटेगरीज में अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सलमान खान, रितेश देशमुख, मनीष पॉल और सुनील ग्रोवर मिलकर इवेंट होस्ट करेंगे, जबकि शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, जैकलिन फर्नांडिस और कैटरीना कैफ परफॉर्मेंस देंगी। इंदौर में पहली बार आयोजित हो रहे आईफा की तैयारियां जहां अपना रूप ले रही हैं, वहीं मध्य प्रदेश समेत देश भर के तमाम लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए आतुर भी हो रहे हैं। आईफा के शो को देखने के लिए टिकट्स कल यानी 6 मार्च से बुक माई शो के जरिए बिकना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान रहने वाली कड़ी सुरक्षा के भी खासा इंतजाम शुरू हो चुके हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अब सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज मंत्रालय में एक बड़ी बैठक की। मुख्यमंत्री ने केरल और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर कोरोना वायरस की रोकथाम के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तमाम नेशनल पार्कों पर स्क्रीनिंग करने और आने वाले सैलानियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी नेशनल पार्क के दरवाजे पर एक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि विदेशी पर्यटक, विशेषकर अलर्ट वाले देशों से आने वाले पर्यटकों के स्वास्थ्य की जांच हो सके। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रालय में नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा अतिरिक्त सावधानी बरतने को भी कहा है। उन्होंने कहा है कि इस बीमारी को लेकर जनता में जागरूकता फैलाई जाए। साथ ही यह भी बताया जाए कि प्रदेश में फिलहाल इसका कोई प्रकोप नहीं है और प्रदेश की जनता को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टरों को भी अपने इलाके में विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सबसे खास बात यह है कि प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस का कोई भी पॉजिटिव मरीज मिला नहीं है, लेकिन सरकार चाहती है कि कोरोना वायरस के अटैक से पहले तमाम तरह के इंतजाम पूरे कर लिए जाएं। ग्वालियर में आज राज्य GST की टीम ने आवतराम एंड सन्स के 5 प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की। GST के 22 अधिकारियों की टीम आज अल सुबह पुलिस फोर्स के साथ इन ठिकानों पर पहुंची और फिर यहां पर GST का सर्वे शुरू किया। आवतराम एंड सन्स के ठिकानों पर आज राज्य GST के 22 अधिकारियों की टीम ने पुलिस बल के साथ अल सुबह दबिश दी। GST टीम ने आवतराम एंड सन्स के 5 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की है। मोर बाजार स्थित आवतराम साड़ी सेंटर, अनिल ब्रदर्स, 2 अन्य प्रतिष्ठानों के साथ ही बसंत विहार स्थित इनके घर पर भी एक साथ छापे की कार्रवाई की। इन प्रतिष्ठानों पर GST के अफसरों ने आय व्यय का हिसाब, कारोबार के बिल
बैंक अकाउंट्स डिटेल खंगाली, जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर यूएस बेस की अगुवाई में टीम सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है। गौरतलब है कि आवतराम एंड सन्स पर छापेमारी की कार्रवाई लगते ही मोर बाजार और बसंत विहार इलाके में स्थित दुकानों के शटर लगाकर कारोबारी फरार हो गए। उन्हें ये डर था कि कहीं उनके यहाँ भी छापा न पड़ जाए। जीएसटी टीम को लंबे समय से आवतराम एंड सन्स के द्वारा टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी। यही वजह है कि इन शिकायतों के बाद आज जीएसटी टीम ने यहाँ कार्रवाई की है और देर शाम तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार टैक्स चोरी का ये मामला कितना बड़ा है। मंदसौर जिले की सुहासरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंग पिछले 3 दिन से लापता है। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन रात्रि में 11:05 पर उनका व्हाट्सएप नंबर चालू देखा गया और ऑनलाइन देखा गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो रात्रि में किसी न किसी तरह से व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं या व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से किसी न किसी के संपर्क में है। लगातार 3 दिन से लापता होने के कारण राजनीतिक क्षेत्र में लगातार सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि हरदीप सिंह डंग लगातार लापता है? इस बारे में जब हरदीप सिंह डंग के घर पे संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि हमेशा की तरह जब वो फील्ड में जाते हैं तो कहीं का यह बताकर नहीं जाते हैं कि किस जगह पर गए हैं, लेकिन वे ये बताकर जरूर जाते हैं कि फील्ड में गए हैं। पिछले 3 दिन पहले भी वो अपनी मां के चरण छूकर गए थे और फील्ड में जाने का कहकर गए थे। उनके घर वालों का भी कहना है कि उनका भी किसी तरह से विधायक हरदीप सिंह डंग से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार विधायक के लापता होने के कारण राजनीतिक हलकों में सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि हरदीप सिंह डंग अचानक लापता हो गए हैं। उनका किससे संपर्क हो पा रहा है, या भाजपा वालों के संपर्क हैं या कांग्रेस के ही किन्हीं नेताओं के वो संपर्क में है। आखिर यह सस्पेंस क्षेत्र की जनता में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बुंदेलखंड के ओरछा में कल से नमस्ते ओरछा कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ कई विदेशी और देसी मेहमान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। डेलीगेट्स की टीम एक ओरछा में पहुंच रही है जो बुंदेलखंड के पर्यटन, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू होंगे। यहाँ के खान पान और बुंदेली कला से भी रूबरू होंगे। इस कलात्मक दृष्टि के आधार पर इसको देखने के लिए हजारों विदेशी सैलानी भी ओरछा पहुंच रहे हैं। ओरछा में विशेष तैयारियां की जा चुकी हैं और नमस्ते ओरछा कार्यक्रम में विशेष तौर पर ओरछा के विकास को लेकर यह योजना बनाई गई है। ओरछा धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज है। यहाँ रोज हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं और नमस्ते ओरछा कार्यक्रम के बाद अब यहाँ का विकास होगा। हरदा जिले में किसानों ने आज अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों ने हाथों में खाली कटोरा लेकर प्रदेश सरकार से मूंग फसल की सिंचाई के लिए नहर का पानी देने की मांग की। सरकार द्वारा हरदा जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग फसल की सिंचाई के लिए 25,000 हेक्टेयर में 850 क्यूसेक पानी दिए जाने की बात की है। वहीं किसानों का कहना है कि इस बार मूंग का रकबा बढ़ेगा, इसलिए 50,000 हेक्टेयर में 2250 क्यूसेक पानी किसानों को यहाँ दिया जाए। फिलहाल किसानों का प्रदर्शन अभी जारी है। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो वे सड़क पर आकर उग्र आंदोलन करेंगे। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और चलिए एक बार फिर से सीधे रुक करते 15 शहर 15 रिपोर्टर की तरफ। खाद्य एवं औषधि विभाग को आम जनता की चिंता तो है, मगर कागजों में 8 माह पूर्व उन्होंने एक आदेश जारी किया था जिसके तहत फलों पर स्टिकर लगाने प्रतिबंध के आदेश दिए थे और साथ ही साथ कार्रवाई करने की बात कही थी। मगर 8 माह बीत जाने के बाद भी अभी भी फलों पर स्टिकर लगा हुआ है। यही हाल दूध उत्पाद का है। जितने भी दूध उत्पाद, खास करके जो शासकीय दूध उत्पाद है, उस पर स्टिकर लगाने के बजाय जिस तरह से यहाँ पर एक्सपायरी डेट ना तो लिखा हुआ है और ना ही उसमें यूज़ बाय डेट का जिक्र है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ के आम उपभोक्ताओं के सेहत का ख्याल रखने के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर दूध उत्पाद जो प्रोडक्ट्स है उसमें सही तरीके से ना ही एक्सपायरी डेट का जिक्र है और ना ही यूज़ बाय डेट का। ऐसे में आम जनता का भला कैसे होगा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कौन करेगा? जब खाद्य एवं औषधि विभाग इस बात को लेकर के चर्चा की जाती है तो वो चुप्पी साधे हुए हैं।
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर विवाद जारी है। बलदेव भाई शर्मा इनको नया कुलपति नियुक्त किया गया था, लेकिन जैसे ही वो ज्वाइनिंग के लिए आए उसके बाद में एनएसयूआई ने उनका जबरदस्त विरोध किया और स्थिति ये थी कि उन्हें प्रशासनिक भवन के अंदर जाने ही नहीं दिया गया और यही वजह है कि वो बिना ज्वाइनिंग किए ही लौट आए। एनएसयूआई का कहना है कि कोई भी संघी जो है वो यहाँ पर कुलपति बतौर नहीं बन सकते और जो संघ की विचारधारा का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाता है और यही वजह है कि कुलपति यहाँ पर जब आए तो बड़ी संख्या में जो एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, वो यहाँ पर बैठ गए थे और उन्होंने प्रशासनिक भवन के भीतर ही उन्हें नहीं आने दिया और जैसे तैसे वो यहाँ तक पहुँचे तो भी ये ताला नहीं खुलवा पाए और आखिरकार लगातार जो एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो इस बात को लेकर नारे लगाते रहे कि जो कुलपति है वो वापस जाएं और उन्होंने कहा कि वो किसी भी हालत में यहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग नहीं होने देंगे। अगर वो ज्वाइन करते भी हैं तो फिर उसके बाद में वो यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि छात्रों को समझाने की कोशिश की गई लेकिन एनएसयूआई अपनी बात पर अड़ी रही और यही वजह है कि ये जो तमाम जो उनके स्वागत के लिए बुके वगैरह लाए गए थे वो वैसे ही पड़े हैं और आखिरकार में जब छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा तो बिना ज्वाइन किए ही जो बलदेव भाई शर्मा है वो लौट गए हैं। देखना यह है कि इस पूरे मसले को लेकर किस तरह की राजनीति आने वाले समय में सामने आती है, लेकिन ये ज़रूर है कि राजभवन और सरकार के बीच में इस पूरे मसले को ठन चुकी है और देखना यह है कि क्या वाकई नए कुलपति यहाँ पर ज्वाइन कर पाते हैं या सरकार कोई दूसरा रास्ता निकालती है। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। अब एक नई पहल करते हुए ट्रैफिक सियान बनाए गए हैं जो कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक अंदाज में जो सयान होते हैं, एक तरीके से कहा जाए जो बुजुर्ग होते हैं, वो जिस तरीके से बच्चों को समझाइश देते हैं वैसे ही समझाइश से ट्रैफिक सियान दे रहे हैं और यातायात नियमों का किस तरीके से पालन किया जाए, सही तरीका क्या है, हेलमेट लगाने के क्या फ़ायदे हैं, ये तमाम बातें वो लोगों को बता रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जब लोगों में जागरूकता आएगी और वो ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं होती है उस पर अंकुश लगेगा और लोगों की जान बचेगी। धमतरी में बीते दिनों जो रुक रुक कर बार बार बारिश हो रही है उससे यहाँ पर दलहन तिलहन की जो फसलें हैं उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। वैसे तो धमतरी धान उत्पादक प्रमुख जिला है लेकिन बड़े हिस्से पर दलहन तिलहन की भी खेती यहाँ के किसान करते हैं, लेकिन ये जो बारिश है ये किसानों के लिए मुसीबत बनकर आई है। जो फसल खेतों में थी जिनमें फल और फूल लग रहे थे बारिश के कारण या तो वो टूट गए, झड़ गए या उनमें कीट प्रकोप हो गया। अगर फसल बचाना है तो अब किसानों को ज़्यादा दवाई डालनी पड़ रही है जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। किसानों ने इस बात को लेकर आपत्ति भी जताई है, शासन प्रशासन से अपने नुकसान का हवाला देते हुए मुआवजे की भी मांग की है। अब जिला प्रशासन इस मुद्दे पर सर्वे करवाने की तैयारी में है कि जिले में आखिर बेमौसम बारिश के कारण किसानों का कितना नुकसान हुआ है और किस तरह से उन्हें मुआवजे के तौर पर राहत दी जा सकती है। देखना होगा आने वाले दिनों में किसानों को सरकार कितनी राहत दे पाती है। तो 15 शहर 15 रिपोर्टर में फिलहाल इतने। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।